हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इनकेसी माइंड मेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है लेखन कला और शहरी जीवन, और ये क्लास पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक और पार्ट अपलोड किया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए ताकि आप चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकें। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो लेखन कला तक मैंने पिछली क्लास में खत्म करा दिया था, उससे आगे हम करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक टॉपिक है हमारा वार का शीर्ष। क्या है बेटे? वार का शीर्ष। क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी कवर करा दिया जाए। तो हुआ क्या, 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक नगर में स्त्री का एक सिर जो संगमरमर से बना हुआ था, सफेद, वो प्राप्त हुआ। ठीक है भाई। उसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले लार्जवत तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ई की गई होगी। ये दिख रही है आपको उसकी आंखें, ये आंखें हैं, ये भौ है उसकी। ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया, आपने देखा होगा है ना, यहाँ महिलाएं कुछ पहनती हैं। ठीक है। यह मूर्ति एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख और ठोड़ी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि पत्थर ये लोग बाहर से मंगाते हैं। ठीक है। तो बाहर से पत्थर मंगाकर और इस पत्थर को, इस मूर्ति को, पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं भाई। ठीक है। अब आपका एक टॉपिक है साक्षरता। अब इसको समझते हैं। साक्षरता का मतलब यह है कि क्या मेसोपोटामिया में लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं थे? ये सिंपल सा प्रश्न है। तो ऐसा माना जाता है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे कम थे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कुछ विशेष वर्ग के लोग ही पढ़ लिख सकते थे, एक तो व्यापारी वर्ग और एक शासक वर्ग। क्यों? क्योंकि जितने भी अभिलेख हमें पढ़ाई लिखाई से लिखित में मिले हैं वो सारे अभिलेख या तो व्यापारियों द्वारा जारी किए गए हैं या फिर शासकों द्वारा। कुछ कुछ लोग लेख मिले हैं जो हमें किसके द्वारा लिखे गए मिले हैं, लेखक जो साहित्य लिखते हैं उनके द्वारा लिखे गए। लेकिन कुल मिलाकर जो बात हमें समझ में आती है वो ये कि मेसोपोटामिया में जो साक्षरता थी वो बहुत ही ज्यादा सीमित थी। आगे चलते हैं। अब है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। अब जैसे कि फोटो भी देख पा रहे हो, दक्षिणी मेसोपोटामिया का एक मंदिर है भाई। ठीक है। इसका आंगन खुला हुआ है, देख पा रहे हो आप, ये आंगन खुला हुआ है। ठीक है। तो इस फोटो को आप देखेंगे ध्यान से। उसके अलावा तो हुआ क्या कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में 5000 ईसा पूर्व के आसपास बस्तियों का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है भाई। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में आप देखोगे कुल 3 प्रकार के शहर थे। एक वो जो धार्मिक केंद्रों के आसपास बसे, दूसरे वो जो व्यापारिक केंद्रों के आसपास बचे, और तीसरा वो जो शाही शहर थे। तो कौन कौन से? धार्मिक शहर, व्यापारिक शहर और शाही शहर। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंदिरों की क्या भूमिका थी। देखो, सबसे पहले तो भाई धार्मिक संस्था के रूप में मंदिर में सिंपल सी बात है, लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जाएंगे लोग अपनी जो देवी देवता हैं उनकी उपासना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और ये सारी चीजें कर लेंगे। आर्थिक संस्था की बात करते हैं तो जब लोग पूजा पाठ करने जाते थे देवी देवताओं की तो बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती थी, बहुत सारी भेंटें चढ़ाई जाती, जैसे अनाज, मछली, शराब। अब ये सारी चीजें मंदिर के सभी लोग तो खा नहीं जाएंगे, तो क्या करते थे मंदिर के लोग, इन सब का व्यापार कर दिया करते, यानी इनको बेच देते थे। फिर राजनीतिक संस्था के रूप में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि को लेकर, अब भूमि तो कम है वहां पर, रेगिस्तानी इलाका है, तो कृषि भूमि को लेकर लड़ाई हो जाती थी। सिंचाई संबंधी कोई मैटर हो या सिंचाई के लिए साधन की व्यवस्था करनी हो या व्यापार से संबंधित कोई लफड़ा हो, ठीक है, झगड़ा हो, उन सभी मामलों में नियम बनाने का काम कौन करता था? मंदिर करते थे। इसके अलावा झगड़ों का निपटारा करना हो, ये भी काम कौन करता था? मंदिर करता था। इसके अलावा एक जिम्मेदारी थी मंदिर की प्रबंधन करने की। ठीक है। इसमें उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सिंचाई के संसाधनों की व्यवस्था करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती होगी, ज्यादा से ज्यादा खेती होगी तो सिंपल सी बात है ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्राप्त होगा। आगे चलते हैं भाई, और वो है उरुक नगर के बारे में। ठीक है। तो ये उरुक नगर आप देखोगे तो ऐसा है कि भाई 3000 ईसा पूर्व के पास उरुक नगर का विकास हुआ। ये शुरुआत में भाई 250 हेक्टेयर में फैला था और 2800 ईसा पूर्व के आसपास ये 400 हेक्टेयर में फैल गया। तो ये दर्शाता है कितनी तेजी से उरुक नगर का शहरीकरण हुआ। इसके अलावा इस नगर ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राचीर का निर्माण किया था। प्राचीर का मतलब देखा होगा, जैसे मान लो ये शहर है, इसके चारों ओर दीवार बना दी, ठीक है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश ना कर सके। यह मोहनजोदड़ो से कई गुना बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है उसका एक शहर था। उसके बाद आपका एक नगर है उर नगर। ठीक है भाई, उर देवता के नाम पर बना हुआ ये धार्मिक केंद्र है, क्योंकि धर्म के है ना, देवता के नाम पे बना हुआ है ना, तो धार्मिक केंद्र होगा। अगर मैं इस नगर की बात करूं तो भाई बहुत ही अनियोजित, कोई प्लानिंग नहीं है, बस बसा दिया उल्टा सीधा। टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, बहुत पतली पतली गलियां, कहते हैं कि गधे भी नहीं घुस पाते। ठीक है, अगर उस पर सामान लाद के ले जाना हो। आवासों के जो भूखंड है, मतलब घर जो है
उनका जो आकार है वो असमान है, एक छोटा है एक बड़ा है, समझ रहे हो आप। आवासों की छतों की ढलान जो है भीतर की ओर है, दुनिया बाहर की ओर करती है ताकि बरसात आए, अगर बारिश आए तो बारिश का पानी बाहर चला जाए। इन्होंने उल्टा कर रखा था कि बारिश का पानी घर में आ जाए। ठीक है, सफाई की जो व्यवस्था बहुत ही खराब थी। जैसे आप देखोगे कूड़ा ये गलियों में ही फेंक देते थे। ठीक है, अब गलियों में फेंकते रहोगे फेंकते रहोगे फेंकते रहोगे तो क्या होगा, पहाड़ लग जाएगा कूड़े का, लग जाएगा ही नहीं लग जाएगा, और बारिश आएगी फिर क्या होगा, सारा पानी घर में आ जाएगा। एकांतता को महत्व देते थे भाई ये लोग। एकांतता को महत्व कैसे देते थे कि भाई आप देखोगे इन पर कोई खिड़की नहीं है, और जितने भी घर बने हुए मिले हमें वो सबके सब आंगन केंद्रित है, मतलब बीच में आंगन है, उसके चारों ओर कमरे बने हैं। आवासों का निर्माण जो है अंधविश्वासों पर आधारित है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर है घर, एक यहाँ पर है, तो दोनों की चौखटें एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए, चौखट जो है वो ऊंची होनी चाहिए। अब चौखट ऊंची होने का रीजन है, ठीक है, अंधविश्वास तो क्या ही है। अब देखो मैंने जैसे कि बताया अभी आपको कि कूड़ा रोड पर फेंक देते हैं, रोड पर फेंके जाएंगे तो फिर क्या होगा, कूड़ा घर में आना शुरू हो जाएगा, एक टाइम तो ऐसा होगा ना, और बारिश आएगी तो फिर तो आ ही जाएगा पानी में बहकर। तो ऐसे में क्या करते थे ये लोग, अपनी दहलीज को ऊंचा कर देते थे। दहलीज ऊंचा करने से क्या होगा कि भाई जो बाहर का कूड़ा है वो आपके घर में नहीं आएगा। शवों को कब्र में दफनाने का प्रचलन था भाई, ऐसा कहते हैं कि अपने घरों में ही दफना लिया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। क्लियर हुई बात, ठीक है। तोर नगर के बारे में समझ में आई बात, चलिए आगे चलते हैं। अब है मारी नगर भाई, ठीक है। मारी एक पशुचारक क्षेत्र, ठीक है, और एक व्यापारी नगर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा मारी। अब इसको समझते हैं। तो मारी नगर जो है फरार नदी के परिस्थित था, यहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों चलते थे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें है, दक्षिण में है और थोड़ा उत्तर में है, बीच में है दोनों के। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास मारी नगर जो है शहरी नगर के रूप में विकसित हुआ। किसके, कौन से नगर के रूप में विकसित हुआ, शहरी नगर के। अब कैसे, इसके बारे में समझते हैं। तो अब देखोगे कि इस क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के बीच है ना क्या होता था, आवश्यकताओं का आदान प्रदान होता था। जैसे अब किसान जो है खदान दे देंगे, खाद्यान्न दे देंगे ना, अनाज चावल दाल ये सब दे देंगे, और जो पशुपालक करते हैं, जो पशुपालन करते हैं वो मांस दे देंगे, दूध दे देंगे, पनीर दे देंगे, अंडे दे देंगे, ये सारी चीजें किसानों को दे देंगे। पशुपालक जो है वो है ना, वो क्या करते थे, कृषकों को श्रम भी उपलब्ध करा, जैसे फसल काटनी हो तो भाई जो है पशुपालन करते हैं उनको बुला लिया, अपने पास काम पर रख लिया, उनसे फसलों को कटवा लिया। इसके अलावा किसानों और व्यापारियों के बीच कई कारणों से लड़ाइयां भी होती है। जैसे व्यापार हो रहा है तो हो सकता है कई बार व्यापार में एक दूसरे का नुकसान हो जाए तो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा फसलों को पशुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। भाई पशु चरा रहे हो, पशु भाई खेत में चले गए, उन्होंने जाके फसलें खा ली, तो उससे लड़ाई होना संभव है। इसके अलावा खाद्यान्न आवश्यकता, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता था जो पशुपालक है वो तो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते इधर से उधर, तो वो लोग कई बार क्या करते थे, जो किसान स्थायी रूप से एक जगह पर रह रहे हैं उन पर जाकर आक्रमण कर दिया करते थे और उनसे चीजों को छीन लेते थे। ठीक है भाई। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई यायावर, ठीक है भाई ये गलत लिखा हुआ है, यायावर है, क्या है, यायावर, याद रख लोगे, समुदाय के लोग रहते थे। जैसे अकदी लोग रहते थे, एमोराइट लोग रहते थे, असीरियाई लोग रहते थे और अर्मीनियाई लोग रहते थे। ठीक है, अर्मीनियाई लोग रहते थे। मारी का जो राजा है वो एमोराइट वर्ग का था। कौन से वर्ग का राजा था, एमोराइट। उसने इस क्षेत्र में अपने देवता जो है डैगन का एक मंदिर भी बनवाया। ठीक है, तो मारी नगर के बारे में सारे पॉइंट क्लियर आपके। आगे चलते हैं भाई। मारी का विशाल राजमहल, वहां के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही है प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। मतलब सारी चीजें कहीं बनती है, यही बनती है। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ऐसे ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा यहाँ पर उसे देखने आया। ठीक है, वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलियम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर आया था। ठीक है भाई। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि भाई जो राजा था वो भोजन की मेज पर बहुत सारी चीजें खाता था। ठीक है, जैसे आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, ठीक है, बियर, ये सारी चीजें उसकी टेबल पे हुआ करती थी। और जो टेबल है ना, ऐसा वैसा टेबल नहीं है, सफेद पत्थर का टेबल था, बहुत बढ़िया शानदार सफेद पत्थर का, एक मतलब कह सकते हैं एक आंगन था, उसमें बैठकर अपने लोगों के साथ भोजन करता था। नक्शा देखोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है इसमें। ठीक है, उसके अलावा विशाल खुले प्रांगण है भाई, आंगन है ना, सुंदर पत्थरों से जड़े हुए। विदेशी अतिथियों के लिए और प्रमुख लोगों के लिए कमरे हैं भाई, 132 कमरा नंबर 132 है। ठीक है, इसमें आप देखना ये किताब है ना, आपकी किताब में और अच्छा फोटो दिख पाएगा। ये जो राजमहल है 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें कुल 260 कक्ष बने हुए थे। तो आशा करता हूँ जिब्रिलियम का जो है ना, जिब्रिलियम में जो मारी है ना, जिब्रिलियम का जो राजमहल है वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया की विश्व को देन। ये वाला मतलब यूं समझ लो ये बहुत बार पेपर में आता है,
यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ऐसी कौन कौन सी चीजों को सबसे पहले बनाया जिसको देखकर बाद में पूरे विश्व ने उसको सीखा। जैसे सबसे पहला शहरीकरण कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। लेखन कला कहाँ शुरू हुई? मेसोपोटामिया में। गणित, भाई सिंपल सी बात है। व्यापार तो आप ऐसे लिखोगे ना, 5 चीजें गई, 200 रुपए आए, ये सब कैसे लिखोगे? उसी में लिखोगे। खगोल विद्या, ग्रहों को पढ़ने की जो तरीका है, ठीक है भाई। समृद्ध साहित्य, ये देखने को हमें मिला। सौर पंचांग, ठीक है भाई, जो कैलेंडर आज देखते हो वो। काल गणना, समय को गिनना, ये सब है ना। चाक का निर्माण देखा होगा आपने, जो कुम्हार लोग होते हैं जो इस पर बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है पत्थर का एक, है ना। ये भी कहां पर हमें देखने को मिला? मेसोपोटामिया में। ये आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक था। ये क्लास आज खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करता हूं आपने दोनों ही वीडियोस को अच्छे ढंग से देखा होगा, अच्छे ढंग से नोट्स बनाए होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।